हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए यहाँ ये वीडियो बना रहे हैं ताकि दो चीज़ें इसमें क्लियर हों, आपके कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेट करते हुए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो ये आपके GS पेपर 3 और खास एंड पेपर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल दोनों के लिए काम आएगा। ये जो नॉलेज आज आप यहाँ से लेके जाएंगे। सो हमारा टॉपिक क्या है? और टॉपिक इज व्हाई RBI रेट कट्स विल नॉट सॉल्व द लो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉब्लम इन इंडिया। व्हाई RBI रेट कट्स विल नॉट सॉल्व द लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया। क्योंकि भाई सरकार चाहती है, प्रेशर भी डाल रही है, RBI को बार बार कह रही है कि अपना रेपो रेट कम करो। रेपो रेट कम क्यों करती है RBI? बेसिकली आपको मालूम होगा कि मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना होता है, जो एक बहुत ही सबसे आसान तरीका है इसको समझने का कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मनी सप्लाई, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सस्ते रेट पे आपको लोन मिल रहा है, सस्ते रेट पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं। अब वो कार के लिए ले रहे हो, वो होम के लिए ले रहे हो, वो पर्सनल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ले रहे हो, जैसे फ्रिज, TV, AC, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हो। तो आज जो लोन रेट 9% है, मान लो वो कल घट के 7% होगा, तो कुछ लोग जो बैठे हैं कि हम 9% पे लोन नहीं ले पाएंगे, कुछ कम करो, तो 7% पे अगर लोन मिलने लगेगा तो लोग लेने लगेंगे लोन, और जैसे जैसे लोन लेंगे आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है बढ़ना शुरू हो इकोनॉमी में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या सिर्फ RBI का रेट कट हो जाए इसलिए काम बन जाएगा? क्या ये सही है कहना या नहीं सही है कहना? इसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं। बट उस पर बढ़ने से पहले इस एनालिसिस का अगर आपको PDF चाहिए, जो भी हम अभी बात करेंगे, या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स GS पेपर 3 प्रीलिम्स, बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे और इकोनॉमिक्स ऑप्शन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड हियर वी कैन टॉक। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड हियर वी कैन टॉक इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। और अगर आपको ऑप्शन लेना है, क्या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है, क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड GS पेपर 3 से रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में, या न्यूज़पेपर रिलेटेड, तो वी कैन टॉक ओवर हियर आई ऑल्सो शेयर सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स जो आपके UPSC प्रिपरेशन में काम आएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, विच आई विल सजेस्ट यू नॉट टू बी ऑन, बट अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं देन यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन माई चैनल, जिसका QR कोड है ये और चैनल नेम है ये। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, आप DM कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। दो आई एम नॉट वेरी एक्टिव, बट आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप DM करना चाहते हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज डायरेक्टली। ठीक है, चलो तो अब हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, सेक्शन वाइज सॉल्व करते हैं हम अपने प्रॉब्लम को। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि RBI को सिर्फ रेट कट करने से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेट कट होता क्यों है। ठीक है, रेट कट होता क्यों है? तो अगर रेट कट मतलब रेपो रेट कट, रेपो रेट कट। अब रेपो रेट क्या है, इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी वाली वीडियो, वो आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, रेपो रेट कम होने से मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपको चीप इंटरेस्ट रेट पे क्या मिलता है, लोन्स। और अगर आपको चीप इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिलेगा तो यू विल इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं, अब हाउसिंग लोन ले रहे हैं या कॉरपोरेट्स अगर लोन ले रहे हैं, कॉरपोरेट्स भी तो लोन लेते हैं ना, जैसे फर्म को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई करनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर सस्ते लोन मिलेंगे तो कॉरपोरेट्स को हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 6% पे उनको लोन मिल जा रहा है और उनका प्रॉफिट 10% है, तो उनका रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, 4%। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, 4% हुआ। उसी तरह मान लो ये 8% हो जाता और वो 10% ही प्रॉफिट कमा रहा है, तो रेट ऑफ रिटर्न 2% रह जाता। या फिर और ज़्यादा हो सकता है कि रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाए, अनवाइबल हो जाए प्रोजेक्ट। तो सप्लाई साइड से पुश देने के लिए कि सप्लाई बढ़ पाए इकोनॉमी में, प्रोडक्शन बढ़ पाए, इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ पाए, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ पाए, इकोनॉमिक सप्लाई बढ़ पाए, सप्लाई साइड, ये रेट कट किया जाता है। तो सप्लाई साइड इश्यूज़ को
चॉक आउट करने का काम करता है रेट कट। पहली चीज़ हम समझे। दूसरी चीज़, आरबीआई का मैंडेट क्या है? आरबीआई का मैंडेट ये है कि 2016 के बाद से आरबीआई एक चीज़ पे टारगेट करता है जो कि है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट में आरबीआई का टारगेट है कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर 6% के ऊपर जा रहा है इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना पड़ता है? मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी पड़ती है, मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है। अब ये मनी सप्लाई कम कैसे होगी? जब आप इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे। अगर आप इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे तभी तो मनी सप्लाई कम होगी। और करेंटली इस वाले मंथ में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है? अराउंड 6.5%। तो आरबीआई के टारगेट के ऊपर चल रहा है ना इन्फ्लेशन रेट। तो आरबीआई के टारगेट के ऊपर अगर इन्फ्लेशन रेट है तो आरबीआई मनी सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकती, अभी इंटरेस्ट रेट कट तो कर नहीं सकती। तो आरबीआई ने नहीं किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आरबीआई का मैंडेट है कि उसको 6% तक ही रखना है अपना इन्फ्लेशन इस देश का। उससे ऊपर होगा तो क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। मनी सप्लाई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो तो शुक्र मनाओ कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं, क्योंकि ग्रोथ तो वैसे भी इस देश में करेंटली 5.4% की ग्रोथ रेट है इस क्वार्टर में। ठीक है, इस क्वार्टर की ग्रोथ रेट कितनी थी? लास्ट क्वार्टर की 5.4%। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता आरबीआई तो ग्रोथ रेट अगले क्वार्टर में और कम हो जाएगी। तो वो तो कर नहीं सकते। तो शुक्र मनाओ कि आरबीआई ने जो 6.5% इंटरेस्ट रेपो रेट रखा है उसको बरकरार रखा। कम तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मनी सप्लाई बढ़ाना नहीं है। ज़्यादा कर सकते थे लेकिन किया नहीं तो ये जो 5.5% भी ग्रोथ नहीं है वो भी खत्म हो जाती। तो किया क्या? करेगी ना कुछ आरबीआई कि भाई ग्रोथ भी नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, तो एक चीज़ तो बढ़ाएं। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने सीआरआर में कमी कर दी। जो सीआरआर 4.5% था उसको कम करके 4% कर दिया। सीआरआर बोले तो कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो वो मैंडेटरी पोर्शन है आपके बैंक्स के डिपॉजिट्स का, जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू कीप अ पोर्शन ऑफ बैंक्स डिपॉजिट विथ आरबीआई। ठीक है, बैंक के डिपॉजिट का एक मिनिमम पोर्शन आपको रखना है। कितना था पहले? 4.5, अब कम करके क्या कर दिया? 4%। अच्छा, ये जो मैंडेटरी डिपॉजिट है इस पे बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं देती है आरबीआई। प्लस जैसे 100 रुपये अगर बैंक का डिपॉजिट है और 4.5 रुपये अगर बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है, तो आरबीआई के पास लोन देने के लिए कितना पैसा बचा? आरबीआई के पास लोन देने के लिए कितना पैसा बचा? 95.5 रुपीज। ठीक है, बचा ना। बट अगर आप इसको कम करके 4% कर दिए तो अब आरबीआई के पास लोन देने के लिए कितना पैसा बचा? 96 रुपीज। ठीक है, 0.5 ज़्यादा, यानी 0.5 रुपीज फॉर एवरी 100 रुपये डिपॉजिट ज़्यादा बैंकों के पास पैसा बच रहा है। अब ये 0.5 रुपीज एक्स्ट्रा जो बैंकों के पास बच रहा है, अगर हम इसको बड़े लेवल पे देखें तो इट इज इक्वल टू दिस 0.5% डिक्रीज विल बी इक्वल टू 0.5% डिक्रीज विल बी इक्वल टू 1.16 लाख करोड़। तो जो हमारी सप्लाई साइड की प्रॉब्लम है कि लोन्स नहीं मिल रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को, लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं सस्ते दर पे, तो दर तो कम नहीं कर सकते बट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी तो बढ़ा ही सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो में कमी लाई, और 0.5% की जो कमी आई है अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो वो होगी 1.16 लाख करोड़ रुपीस। तो आरबीआई ने क्या किया? ग्रोथ बढ़ाने के लिए विदाउट टचिंग द रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन और तेजी से भागेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सीआरआर कम कर दिया। इससे दो चीजें हुई। पहला, सीआरआर तुरंत ट्रांसमिट हो गया, बैंकों के पास पैसे ज्यादा हो गए, तो अब बैंक ज्यादा आसानी से लोन्स दे सकते हैं। अगर लोन्स देंगे तो इस मतलब इकोनॉमी में क्या होगा? हमारा डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ेगी, कि हो सकता है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। अगर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट बढ़ाना है या गुड्स जो बना रहे हैं वो बढ़ाएंगे तो
आपको लगेंगे ना मेहनत मजदूर वर्कर एम्प्लॉय लगेंगे, सो दैट यू कैन, अगर आप नई मशीन लगा रहे हैं तो मशीन चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। हो सकता है कि आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो जहाँ पे जैसे हैंडलूम सेक्टर है, वहाँ अगर आप बढ़ा रहे हैं अपना आउटपुट तो वहाँ भी तो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए ना, तो वो लेबर अगर बढ़ा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इफ़ यू विल गेट चीपर क्रेडिट और क्रेडिट इज़ अवेलेबल एट अ चीपर कॉस्ट, आसानी से आपको लोन मिल जा रहा है, तो हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट के लिए उसको यूज़ करें, हो सकता है वाली बात है ये सब। ठीक है, बट ये सॉल्यूशन क्यों जायज़ नहीं है, अब हम लोग वो समझते हैं कि इंडिया में लो ग्रोथ की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में लो ग्रोथ की एक्चुअल प्रॉब्लम, ये तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं है, ज़्यादा लोन लेना आसान नहीं है प्राइवेट सेक्टर का, इसलिए कम है। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो मेन प्रॉब्लम की तरफ अगर हम लोग जाएं तो रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ वो क्या है, क्यों है इस देश में स्लो ग्रोथ, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? तो याद रहे कि पिछले 2 साल में ऑन एवरेज 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार अपना कैपेक्स बढ़ा रही है। ठीक है, सरकार बहुत पैसा लगा रही है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स बनाना। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग। ठीक है, पीएम आवास योजना नाम सुना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, बिजली, पानी, हर घर नल को जल, प्लस फिर आपको मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल एंड हॉस्पिटल, और एजुकेशन। एजुकेशन में तो खैर कम ही हुआ है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और मेडिकल में सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा पुश मिल सके। बट क्या वो पुश मिला है? पिछले 10 साल में सरकार रही बदली है, क्या वो मिला? क्या पीएलआई स्कीम के आने के बाद मिला है? तो जवाब होगा कि नहीं। सिवाय 1 या 2 सेक्टर के, इंक्लूडिंग टेलीकॉम सेक्टर, जहाँ पे मैक्सिमम जो हमारी कंपनीज जो आउटपुट निकाल रही है वो फॉरेन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज नहीं है। तो टेलीकॉम सेक्टर को छोड़ के पीएलआई स्कीम लगभग बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने में ना काफ़ी साबित हुई है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? तो भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसलिए जो 2 साल हमें ग्रोथ दिखाई दी है 8% वाली, वो क्यों रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत एक्सपेंडिचर किया है। अगर आपको मालूम हो ये फॉर्मूला कि जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, यह है नेट एक्सपोर्ट, यह है गवर्नमेंट, यह है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यह है कंजम्पशन। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो आपका जीडीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पिछले 2 साल में हमें देखने को मिला। बट कब तक सरकार ही चलाती रहेगी इस देश की इकोनॉमी? कहीं ना कहीं तो पिकअप करना होगा ना प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर वो पिकअप नहीं दिखा पाया है। द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैव बीन स्लोअर। वाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो क्यों है? पहला, बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। ये तो हुआ सप्लाई साइड प्रॉब्लम। बट इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ डिमांड इन इकोनॉमी। ये है भाई डिमांड साइड, कंज्यूमर साइड प्रॉब्लम। लैक ऑफ डिमांड मतलब लैक ऑफ कंजम्पशन, सी। अब वो क्यों है वो तो हम अगले पॉइंट में देखेंगे। बट ये लैक ऑफ डिमांड, जैसे आपने सुना होगा कि कार की इन्वेंट्री रखी है, 80,000 कार्स अभी नहीं बिक पाई हैं, इन्वेंट्रीज में पड़ी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। वो क्यों है? बिकॉज कंजम्पशन डिमांड है ही नहीं, कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहा है, कार ही नहीं खरीद रहा है। बेसिक सस्ती कार्स, मतलब ये तो एक तरह से नेसेसिटी भी कहा जा सकता है, बट वो खरीद नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा ज़्यादातर इन्फ्लेशन की वजह से अपनी एसेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने में ख़त्म हो जा रहा है। जैसे फल सब्जी खरीदने में फूड इन्फ्लेशन की वजह से सारा पैसा तो उसका वहीं चला जा रहा है, सेविंग उसकी कुछ है नहीं, इन्वेस्ट वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो डिमांड कहाँ से ले आएगा? और उसके ऊपर से टैक्स दे रहा है। और आज सरकार कह रही है, कहीं कहीं बात होती है कि 35% जीएसटी लगा दो, हाईएस्ट टैक्स स्लैब। खाने के ऊपर टैक्स लग रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर 18% टैक्स है। तो अगर टैक्स पे टैक्स दिए जा रहा है तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी ना, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम इज व्हाट? डिस्पोजेबल इनकम अगर देखी जाए तो क्या होती है? टोटल इनकम माइनस टैक्सेस। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम यानी वो पैसा जो आप खर्च कर सकते हैं वो आपके हाथ में ही कम आ रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्स दे रहे हो, उसके बाद से आपको इन्फ्लेशन को भी देखना है, तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ ही नहीं रही है।
ठीक है, और इसकी वजह से एक बहुत ही विशियस साइकिल बनी है, वो देखते हैं हम लोग। तो देयर इज अ लैक ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, व्हाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, सेकंड, और खासकर फूड इन्फ्लेशन। तो लोग अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? और उससे भी इंपॉर्टेंट, लो वेज रेट। अच्छा, इन्फ्लेशन तो हम समझ गए कि भाई टमाटर प्याज खरीदने जाओ महंगा मिल रहा है, ब्रेड खरीदने जाओ महंगा हो रहा है, दूध खरीदने जाओ महंगा हो रहा है। तो जब जो आदमी पहले मान लो 100 रुपये कमा रहा था, ठीक है, और टैक्स वैक्स दे के उसके पास 60 रुपये बच रहे थे, ठीक है, मान लो 70 बच रहे थे, तो 70 में से वो कुछ पार्ट खर्च कर रहा था, कुछ पार्ट सेव कर रहा था, और जो सेव कर रहा था उससे वो अपनी ये सब ज़रूरतें पूरी कर रहा था, जैसे कार खरीदना, घर बनाना, घर खरीदना, लाइक टाइप की चीज़ें जो उसकी अदर देन एसेंशियल डिमांड्स है, ठीक है। बट अब आदमी 100 रुपये कमा रहा है, 40 रुपये उसको मैक्स टैक्स दे रहा है, 60 रुपये बच रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से 50 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। बमुश्किल उस आदमी के पास अगर वो 100 कमा रहा है तो 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बच रहा है। तो अगर उसके पैसे नहीं बच रहे हैं और वो पैसा अगर वो इन चीज़ों के ऊपर खर्च करने लगा टू इंक्रीज द डिमांड, तो अगर फ्यूचर में इमरजेंसी आई, मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ आ गया, तो उसके पास तो सेविंग्स ही नहीं बचेंगी, फिर वो लोन ट्रैप में फंसेगा ना। तो दैट इज़ वाई डिमांड इज लो, क्योंकि वेज रेट ग्रो हो नहीं रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो जेब में पैसे आ नहीं रहे हैं लेकिन निकालने के सारे साधन बने हुए हैं। तो इसीलिए ग्रोथ स्लो हो रही है, कंजम्पशन डिमांड नहीं है, क्यों? इन्फ्लेशन ज़्यादा है। प्लस रियल वेजेस आर डिक्लाइनिंग फॉर लास्ट एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स। अच्छा भाई, रियल वेजेस क्या है? रियल वेजेस क्या है? तो रियल वेज इज इक्वल टू नॉमिनल वेज माइनस इन्फ्लेशन, ये होती है रियल वेज। डिक्लाइन क्यों है? मान लो कि एक साल आपकी वेज थी 100 रुपये, ठीक है, वो बढ़ी 1% से, आज 101 रुपये हो गई, ठीक है, बट 6% का इन्फ्लेशन भी तो आया, 6% का इन्फ्लेशन भी तो साथ में आया, तो आपकी रियल वेज इंक्रीज क्या हुई? 101 तो नॉमिनल है, इसमें से अगर आप 6 रुपये घटा दो तो आप 95 रुपये कमा रहे हो। आपकी रियल वेज रेट क्या हुई? 95 रुपीज़। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। 1 रुपये आपका सैलरी बढ़ रहा है साल दर साल, 6% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जो चीज़ पहले आपको 100 रुपये की मिल रही थी, आज आपको 106 रुपये की मिल रही है। तो क्या आप 101 रुपये, जो चीज़ आपको पहले 100 की मिल रही थी, आज वो चीज़ आपको 106 की मिल रही है। पहले आप 100 रुपये कमा रहे थे तो अफोर्ड कर ले रहे थे 100 की चीज़, आज आपका वेज बढ़ने के बाद भी आप 101 ही कमा रहे हैं, यानी 5 रुपये अभी भी कम कमा रहे हो। इन्फ्लेशन की वजह से वही चीज़ अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और उसके ऊपर से बढ़ते हुए टैक्स, टोल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, डिक्रीजिंग इन सेविंग्स रेट ऑफ इकोनॉमी, ये सारे फैक्टर्स मिलके जो डिमांड साइड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में, दैट इज द मेजर रीजन व्हाई द इकोनॉमी इज फॉलिंग। कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम खुद सोचो, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है यानी कि कॉरपोरेट है, वो सप्लाई क्यों बढ़ाएगा? कब बढ़ाएगा? जब डिमांड होगी। अरे साबुन तेल बनाने की भी अगर फैक्ट्री है और अगर ये जो कंज्यूमर है वो साबुन तेल भी नहीं खरीद रहा है, वो कह रहा है कि भाई ठीक है, जो चीज़ वो महीने महीने खरीद रहा था अब वो 2 महीने पे एक बार खरीद रहा है, तो सप्लाई बढ़ा के करेगा क्या प्राइवेट सेक्टर? और अगर सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि डिमांड नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम सप्लाई साइड की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम डिमांड साइड की ज़्यादा बड़ी है। तो सिर्फ ये सोचना कि आरबीआई अपना रेट कम कर देगा इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये एक बड़ी ही नियर साइटेडनेस वाली बात है। बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ टू डू थिंग्स टू मेक द सेक्टर्स एंड द मेक द दिस कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड्स राइज अगैन। और वो होगा कैसे? डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाओ, थोड़ी टैक्स कम करो, थोड़ा रिबेट्स दो, थोड़ा कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, सरकार को सोचना होगा, रिबेट्स देना होगा, टैक्स रिबेट्स देने होंगे, टैक्सेस कम करने होंगे कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सके, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सके। इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर नज़र रखनी होगी कि इंपोर्ट हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, सोयाबीन पे थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिए, ऑयल सीड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिए, कि ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके एटलीस्ट। तो जब अगर खाने पीने का इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और थोड़ी वेजेस बढ़ेंगी, तभी तो बाकी कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई साइड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।
तभी तो ग्रोथ का इंजन चलेगा। अभी तो हम एक डिमांड साइड की वजह से विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं इकोनॉमी के, जो ये हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। सो ओनली एंड ओनली ब्लेमिंग आरबीआई और सेइंग कि आरबीआई रेपो रेट कम करेगा तो ग्रोथ हो जाएगा इज अ शॉर्ट साइटेडनेस। यू विल हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स बिफोर द ग्रोथ टेक्स ऑफ अगेन। खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में इंसेंटिव्स बढ़ाना पड़ेगा आपको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन अगेन स्टार्ट द ग्रोथ इंजन ऑफ आवर कंट्री। नहीं तो फिर हम लोग वही मिडिल इनकम ट्रैप 5 से 6% वाले ग्रोथ पे बंध के रह जाएंगे। आरबीआई ने भी तो अब 7.5 से 7.2 से घटा करके 6.6% कर ही दिया है ग्रोथ रेट, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल discussion about why only rate cuts will not boost the demand and the GDP of the country. There should be concrete demand side issue resolving by the government itself. ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर। और अगर आपको इसका PDF चाहिए और आप रीच आउट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, और यू कैन राइट टू मी ऑन माई email ID, that is studiiq.com. ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा नॉलेज में। अगर ऐसा है तो डू लाइक दिस, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले टॉपिक पे। थैंक यू एंड बाय बाय।